वेलकम ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स और वेलकम सचिन सर, मानिक सर और सभी सीनियर्स जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, सविता मैडम, तुषार सर, आर के, राज सर, सूर्यभान गुप्ता सर, संजय सर, शुभम गुप्ता सर, आज सब सभी मेंबरों का स्वागत है। सर नमस्ते। नमस्कार। एक अच्छा केस करते हैं, हमारे ग्रुप के ओनर डॉक्टर सचिन सर के साथ कुछ सीखते हैं। वेलकम सचिन सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक नए केस के साथ 1 तारीख है, मेरी फिक्स रही थी 1 फरवरी और एक बढ़िया केस मैंने थोड़ा बहुत ओवरऑल किया। तो आप लोगों ने बढ़िया पे केस को क्रैक करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ओके, तो केस बढ़िया है, आप लोगों ने बढ़िया केस को क्रैक किया, कुछ लोगों ने किया, ऐसा मेरा कहना है, कुछ लोगों ने नहीं किया। और बाकी 2 डॉक्टर्स ने भी बढ़िया पे एनालिसिस दिया, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। केस को जब हम लेते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं कि पी प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट, व्हाट व्हाई हाउ, ये समझना चाहिए, यहां तक सही है। पर कभी ये भी सोचो कि हमें किसके डीप में जाना चाहिए। जहां पेशेंट का एक्यूट एब्डोमेन की पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रही, एक सर्जन हो जाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हो जाता है, उसके बाद एक होम्योपैथ के पास आता है पेशेंट, तो समझ लो कुछ तो भी गड़बड़ है, दया गड़बड़ है। यहाँ पे हमें समझना है कि नहीं, हमें कुछ तो भी पेशेंट के डीप में चलना है। हमें सिर्फ उठा है, पेशेंट ने बस बोल दिया और हमने रूब्रिक बना दिया, नहीं, ऐसे केस नहीं है। मैं बार बार पढ़ाते हुए आ रहा हूँ आपको, लैक्यूमेनम पढ़ाया, वेनिला पढ़ाया, तो आप सोचो मैं डिप में लेयर बाय लेयर आपको लेयर नीचे लेके जा रहा हूं कि अरे यार ऐसा सोचो। आप क्या कर रहे हो रिस्पेक्टेड डॉक्टर, मेरे फ्रेंड्स? पेशेंट ने बोला और आपने रूब्रिक बना लिया और चिपका लिया और हो गई मेडिसिन। नहीं, यहां तक हमारी होम्योपैथी नहीं। ग्रेटिट्यूड टू मास्टर डॉक्टर हैनीमन सर, उन्होंने एक मॉडर्न मेडिसिन होने के बाद भी, मॉडर्न एलोपैथ होने के बाद भी उन्होंने होम्योपैथी को डील करने का हमें समझाया। पेशेंट को खुद पेशेंट के जगह पे रह के हमें समझाया कि नहीं, पेशेंट के फील को समझो, पेशेंट के इमोशन को समझो, तब जाके हमारा एफोरिज्म फर्स्ट रैपिड डेंटल परमानेंट क्यूर के इधर लेके जाएगा पेशेंट। नहीं तो पेशेंट सोनोग्राफी कर रहा, सीटी स्कैन का एडवाइस बोल दिया, सोनोलॉजी जनरल सर्जन हो गया, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाके पेशेंट आ चुका है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने ओपिनियन दिया और लास्ट पैरा में मैंने लिखा कि स्लीपिंग पिल भी दिया हुआ है। जहां तक उम्र सिर्फ 10 साल है बच्चे की, सोचो 10 साल के बच्चे को एसओएस में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट स्लीपिंग पिल दे रहा, तो उसकी लेवल तो सोचो यार। आप सोच सकते हो कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। फिर सिर्फ क्वेश्चन मार्क करके एक्यूट एब्डोमेन करके मैंने लिखा और आपने बस 4 रूब्रिक लिया। नहीं, हमें एक इसके डीप में जाना होगा कि कुछ तो भी है। मैंने जो केस टेकिंग ली ना, वो 1 पॉइंट बाय पॉइंट ली हुई है कि भाई पेशेंट क्या बोल रहा, पेशेंट कैसे डीप में गया। वहां पे मैंने क्लियरिटी की कि वो फिगनिंग सिक में जा रहा है क्या, ये भी क्लियर करवा के दिया आपको बार बार। मुझे इतना वक्त नहीं लगता केस को, पर ये केस को मुझे 5 to 6 मिनट में सिर्फ गोल गोल घूम रहा था। तो मैं चाहता हूं कि केस भी मैं खुद ही पढ़ूं, और एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, जो लोगों ने दोज नोज तो मराठी, उन्होंने बढ़िया पे की वीडियो को सुना होगा बार बार, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सुना होगा तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो को और फिर अपन आगे चलेंगे। मैं सिर्फ वीडियो को सुनाने के पहले मैं ये बोल देता हूँ, बाप बेटे का रिश्ता होता है ना, बहुत गहरा होता है। मुझे तो 2 लड़कियां हैं, इसलिए मुझे तो ज्यादा उसका नॉलेज है या फिर ज्यादा अनुभव है, ऐसा बोलो। पर सही में बाप बेटी के बारे में क्या कहना। एक रिस्पेक्टेड ये कॉमेडियन स्टैंडर्ड, वो हर बार लोगों को हंसाता है, पर जब उसने बेटी की बात कही ना, तो वो खुद रो पड़ा और उसने 2 शब्द ऐसे बोले, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है।
पिता है तो घर में प्यार है, पिता पिता से माँ की बिंदी चुरी सुआ गया। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खेलने अपने हैं। यानी एक लाइन पे वहां पे कनेक्शन है, बॉन्डिंग है फादर और उसके डॉटर की। हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ इरेक्शन चार्ज जो पढ़ते हैं तो कहा तो भी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, फादर कनेक्ट टू द डॉटर, मदर कनेक्ट टू द चाइल्ड सन। कहा तो भी अपोजिट रिलेशन है। तो सोचो आप एक बच्ची और उसका पिता कितना गहरा रिलेशन होगा। इसी के बेस पे अपनी आज की केस है। पेशेंट मेरे पास आता है, लगभग उम्र 10 साल, एक्यूट एब्डोमेन के लिए आता है पेशेंट मेरे पास। पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, पेशेंट के साथ उसकी मम्मी है और नाना जी है, और ओपीडी मेरी चल रही है। लगभग पेशेंट शाम में आता है 7:38 के लगभग, और 2-3 पेशेंट ओपीडी में बैठे हुए, और पेशेंट बाहर बैठने के बाद ऐसा मम्मी मम्मी ऐसा चालू था। मेरी ओपीडी डिस्टर्ब हो गई। मैंने कैमरा में देखा कि कोई तो भी रो रहा। मैंने एक दवाई ली और उसको दवाई दे दी, और मैंने बोला बेटा वॉच करो, आपका नंबर आ देता है। और फिर मेरी जब पेशेंट आया तो मेरी केस हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मेरा पेट दर्द होता था, शुरू में भी होता था, पर ये 15 डेज में और ज्यादा हुआ, ऐसा पेशेंट ने बोला मुझे आते बराबर। पेशेंट के साथ उसकी मम्मी थी, नानी थी। पहले मम्मी आई, मम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया कि इनको सर्जन के पास लेके गए, फलाना फलाना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया और इसका ऐसा हुआ, ये हमारे से बात कम करती है। फिर 2 मिनट रुकी, उसके नाना भी आए। नाना ने बच्ची को बाहर बिठा के रखा, तो नाना ने बताया कि हमारे से सुनती नहीं, समझती नहीं है, डॉक्टर के पास आने के लिए रेडी नहीं है, सर्जन के पास आने के लिए रेडी नहीं, और आपका नाम पता चला इसलिए हम लेके आए। मैंने बोला ओके ओके। फिर 2 मिनट वो मम्मी के साथ बैठी, नाना भी बाजू में बैठे, पर बच्ची ना मुंह हिला रही थी ना माउथ ओपन कर रही थी बोलने के लिए। पेट दर्द, हाँ पेट दर्द, ओके, बस इसके ऊपर बोल ही नहीं रही थी। मेरे 4 से 5 मिनट गए, और 5 मिनट के बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कि मम्मी को भी और नाना जी को भी कि आप थोड़ा प्लीज बाहर बैठिए, तो जाके मुझे ये केस समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या हो रहा। तो इसलिए बच्ची सिंगल मेरे कैबिन में बैठी हुई है, अकेली, 10 साल की लड़की, बोलती है 15 दिन से पेन इन एब्डोमेन है, और ये 15 दिन से बड़ा हुआ है, यानी इसके पहले भी इसको हुआ है। ओके, तो पेशेंट थोड़ा डिप्रेस में था, शांत थी बच्ची, इसलिए मैंने थोड़ा रिलैक्स में लिया उसको कि कौन से क्लास में, 4th मध्ये आहे, और बच्ची ने बोला कि 4th में। तुझ्या घरी कोण कोण आहे बेटा? आईपीआर पूछा उसका, तो आईपीआर उसने बताया मेरी मदर है, मेरे नाना जी यानी मम्मी के पिताजी, मम्मी की माँ और मामा मामी, ये सब। उसने फादर का रिलेशन कुछ भी नहीं बताया। जो मम्मी का माहिर है ना, इधर का ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, यहाँ का रिलेशन बता रहे। और उसके साथ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने बोला कि एक सिस्टर है, दैट विल बी एन कजिन सिस्टर, यानी वो जो लड़की थी वो मामा की लड़की थी, तो वो उसने बताया हमें। बस समजा आपण आजची कंडिशन पेट में ऐसा जखन सी आ जाती, पेट घूम के आता हुआ है, और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, खुद ही मारूं कि क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता क्या। फिर मुझे ये थोड़ा स्टोरी उसकी समझ में नहीं आ रही। मैं सही में बताता हूँ, जैसे आपने सोचा वैसे मैंने 2 मिनट में सोच लिया कि ये फिगनिंग सीख कर रही है, और मैंने वहां से कुछ तो भी रिलेशन लेने का सोचा कि भाई फिगनिंग सीख मैं क्लियर करूं तो मेरे टैलेंटुला की मेडिसिन फर्स्ट से क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने 5 से 6 मिनट यह केस में लगा दिए, और केस आगे चली। वो बंदी ने बोला, तो मैंने पूछा कि रूटीन में क्या होता है, आपका रूटीन बताइए,
तो 8:30 की स्कूल थी, स्कूल में गई बच्ची, ऐसा उसने बोला हुआ है। और स्कूल में जाने के बाद, खाना खाने के बाद उसको अच्छा लगता है। एग्जाम थी, एग्जाम के पहले उसको दर्द होता था, पर एग्जाम के समय भी दर्द हुआ और एग्जाम लिखने के बाद भी उसको दर्द लिया। हमने यहाँ पे एंजाइटी एंटीसिपेटरी ली, पर मैंने वहां पे उसको क्लियर किया कि आपको घर को भी दर्द होता क्या, संडे को भी दर्द होता क्या? तो बच्चे ने बोला हाँ, मुझे संडे को भी दर्द होता है। तो फिर यार यहाँ पे एंजाइटी एंटीसिपेशन कैसा है, एग्जामिनेशन फंक कैसे आया, ये सोचना चाहिए था ना हमें। हम एज ए डॉक्टर हमें केस टेकिंग लेते समय हमें एक एक पॉइंट क्लियर करना। वही मैंने किया पहले 4 मिनट के, कि उसको पूछा मैंने, वहां पे लिखा हुआ है कि संडे को दर्द हो रहा है, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए बताया। ओके, पर समजा आपण आजची कंडिशन तो मैंने पूछा उसकी आज की कंडीशन, ये बताई मैंने आपको। लागली का तुला पेपर देना तेव्हा पेपर देते समय खाना लगा क्या, तो हाँ ईटिंग से अच्छा लगा, इसने बोल दिया। ओके, बस दर्द हुआ तो क्या करूं पता नहीं चलता है यार। ओके, शाळेत कोणी होतं का मग मैं थोड़ा उसको क्लियर करते चल रहा था, स्कूल में किसने बोला क्या, कुछ किया क्या, समजा जर फ्री असलं तर मग कसं घर पर रही तो क्या होगा तेरे को, तो घर पर रहने के बाद भी दर्द होता तो कहाँ एग्जामिनेशन आया उसका, घर में कहाँ डर है? आणि रविवार असला त्या दिवशी संडे ये पूछा मैंने, रविवार, मराठीत रविवार म्हणतो, तो संडे में होता है क्या? पेशेंट बोले हाँ होता है, दर्द होता है। ये भी क्लियर किया कि एग्जाम के टाइम ही होता क्या, तो नहीं, बाकी टाइम भी होता है। मामी बोलली का मैं पूछ रहा आईपीआर में किसी ने आपको डाटा क्या, ये भी बोलने के लिए रेडी नहीं, बस मुंह हिला रहे। असं म्हटलं की आज मैं थोड़ा डीप में लेके जा रहा है बच्चे को। मग काय म्हणजे एकदम जवळच पाहिजे कुठून राहायचं आहे. मैं ये क्लियर कर रहा था कि ये फिगनिंग सिखाई तो ये टैलेंटेडला नहीं है, पर पल्सिटीला है क्या है। तो मैं उसको ये पूछ रहा था कि तेरे को मम्मी नजदीक होना क्या, तू किसी को, मामी को या फिर ग्रैंड मदर को चिपक के रहती क्या? तो वो थोड़ी बहुत रो पड़ी, यानी आंख में से पानी आया, इमोशनल हो गई। मुझे लगा यहाँ पे कहा तो भी टच है बच्चे का, तो पल्सेटिला यहाँ पे क्लियर हो गई। हाँ, रहे तो क्लिंच कर लूंगी, नहीं रहे तो छोड़ दूंगी। यहाँ पे अगर ये पल्सेटिला रहती थी तो ये रो देती थी। तो यहाँ तक मेरे 5-6 मिनट में टैलेंटुला क्लियर हुआ, पल्सेटिला क्लियर हुआ। मैंने बोला नहीं, इसके डीप में कुछ तो भी है, वो मुझे सोचना है। बोल बोल मोकळं सांग मला म्हणजे मी बघायचं म्हणजे काय आठवण येते तुझ्या बाबांची. अब यहाँ से जो मेरी केस हिस्ट्री चालू हुई 5 मिनट 28 सेकंड है। खरं हां हां तुझे बाबा वारले तर काय यहाँ से मैं सेंटेंस टू सेंटेंस बताता हूँ। बच्ची ने बोला मेरे पिताजी की डेथ हो गई, बोल बोल मोकळं सांग मला म्हणजे और वो पिताजी की डेथ हुई और उनकी मुझे याद आती है, और बच्ची रोने पड़ी। रो रही, पर कैसे रो रही? आंखों में से आंसू नहीं, आंखों में से आंसू कंट्रोल किया। सर, मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मुझे उनकी याद आती है, और थोड़ा बहुत रोई, में भी एक दो भी बूंद नहीं होगी इतनी, पर पूरी बच्ची इमोशनल हो गई कि अंदर से इसको रोना चाहिए था, इसने ग्रिप बाहर फेंकना चाहिए था, पर एक बंदी रो ही नहीं रही। यार, यहाँ पे मेरा इग्नेशिया समझ में आ रहा था कि ये इग्नेशिया है क्या, क्योंकि इग्नेशिया रहता था तो रो देता था, पर इग्नेशिया ने ऐसा नहीं किया, उसने रोआ नहीं। यहाँ पे सिचुएशन मेरा, यहाँ पे उसने जैसी अपने आंखें कवर कर ली ना थोड़ा, तो मुझे यहाँ पे इग्नेशिया नाइट्रमूड जैसे आप लोग ग्रिप में गए ना, तो मैंने भी सोचा ये इग्नेशिया के नजदीक जा रहे हैं। ओके, एक मिनिट डबल सांग ते कशात वाढले. हा त्यांना अटॅक आला होता. हा मग मेरे पिताजी को अटैक आया था और ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। यहाँ से कंपेयर उसके मदर ने पहले शुरू में मुझे जब नहीं बताया, लास्ट में मैंने ये सवाल पूछा कि क्या हुआ था आपके हस्बैंड को, तो उसने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, हैंगिंग कर दिया था, और ये बच्ची तब वहां पे थी, जो लगभग 3 साल की बच्ची थी, सिर्फ 3 साल की बच्ची अपने पिताजी को हैंग होते हुए देख रही। सोचो आप उसके दिल पे क्या गिरा होगा यार, सोचो। और बच्ची मेरे क्लिनिक में रो रही थी और बोल रही थी कि मेरे पिताजी नहीं रहे और पिताजी को अटैक आ गया। सोचो आप कंडीशन।
पहिले तू मूर्तिजापूर राहत होती. मैं मूर्तिजापुर एक करके तालुका प्लेस है, वहां पे रहती थी. मग हे तुझ्या समोर घडलं काय? ये सब कुछ मेरे सामने हुआ. त्याचं काय टेन्शन घेतो तू? मेरा सवाल था इसका क्या टेंशन लेते हो. हा. बाबा बाबा कोणाला? मुझे वो सवाल कर रही डॉक्टर साहब, मैं बाबा किसको बोलूं. मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, मैं पिताजी किसको बोलूं. और बच्ची रो पड़ी. अचानकच आठवण आली ना तुझ्या घरात. इतने में इसमें रो पड़ी इसका मीनिंग. यहाँ पे मेरा इग्निशिया क्लियर हुआ की पिताजी, उसका सेंटेन्स मराठीत सांगतो मी. मराठीत असं म्हटलं तिनं, बाबा बच्चे ऐसी बोल रही थी. सर बोला उसने मुझे, सांगा मी बाबा कोणाला म्हणू, सांगा मी बाबा कोणाला म्हणू, मी कोणाला बाबा म्हणू. आता हिंदी में ट्रांसलेट. सर बताओ कि मैं पप्पा किसको बोलूं. और बच्ची कंट्रोल कर रही, अपना वीपिंग ऐसे कंडीशन में कंट्रोल कर रही कि जहां मुझे रोना आ रहा था कि ये बच्ची कैसे कंट्रोल कर रही. तुला असं का वाटलं बाबाच्या आठवणी तेव्हा? मैंने पूछा पिताजी की, मुझे अभी भी पिताजी के ख्याल आता है. म्हणजे बोलतात का तुझे बाबा त्याच्यासोबत? मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि इसको स्लीपिंग पिल दिया तो सर्जन को ऐसा तो कुछ लगा नहीं, साइकेट्रिस्ट जैसा. तो इसको पूछा मैंने कि आपके पिताजी आपके साथ बात करते क्या, यानी इसको मुझे बॉन्डिंग देखना था कि कितना बॉन्डिंग है. तो ये बोलती है नहीं, मुझे मेरे पिताजी नहीं दिखते, कोण म्हणजे? मेरे से बात नहीं करते या फिर मुझे दिखते नहीं. हा? तुला एकदम कारण घे. मेरे से बहुत प्यार करते थे मेरे पिताजी. मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि मुझे भी रोना आ रहा था. तेव्हा या तुला म्हणजे 1 महिन्याचं ते कसं काय वाढलं असतं? मैंने सवाल ये पूछा कि पिताजी की डेथ हो गई, हो के अभी हुई क्या, कितने दिन हुए, क्या है, बरसी है क्या पिताजी की, क्या है कि तुझे अभी पता हुआ. तो बच्ची क्या बोलती है देखो, उसको उनको 3 साल कंप्लीट हुए सर अभी, और अभी 4था साल लग गया. देखो परफेक्ट टाइमिंग बता रही थी. स्वप्न कसं दिसतं? जब पिताजी गए थे तब सपने दिख रहे थे. मुझे अंधेरे का डर लगता है. मैं अंधेरे में अभी भी ले जाती, पर अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ गया. किसी को साथ में लेके मैं अंधेरे में जाती. सुन, म्हणजे काय लिहिलं असं वाटतं या घरात? अंधेरे में क्या होता था ये सवाल था. पिताजी जब गए थे तो मुझे अंधेरे का डर लगता था, पर अभी 3 साल के बाद थोड़ा बहुत डर कम हुआ और मैं अंधेरे में जाती. तरी सोबत काय काय? तो भी मुझे कोई ना कोई साथ में हुआ. बरं हे अचानक कसं काय आठवण? पेट दर्द होने के बाद पिताजी का कुछ रिलेशन आता क्या, ये मेरा सवाल था. यहाँ से क्लिक होने लगी मुझे मेडिसिन. अचानक कसं काय आठवण? तेरे को एकदम से कैसे सडनली ख्याल में आया. मुझे जब दर्द होता है तो मुझे मेरे पिताजी मेरे पास होने थे, क्योंकि उसका रीजन बता रही बच्ची. 10 साल की बच्ची केस टेकिंग दे रही. सोचो, अधिक का होतं? सांग, सांग. मोकळं बोल, मोकळं बोल. बोल. हा हा. मेरी मेरी मम्मी जब गुस्सा होती थी, जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरे पिताजी मेरे पैर पीठ पर से हाथ सहलाते थे और मुझे चुप करते थे. मैं उसके गोदी में जाके बैठती थी. साहब बताइए अब मैं किसको पिताजी बोलूं. अब मेरे पिताजी कहाँ है, मुझे पिताजी. ये सवाल था. ये राइट टू राइट डॉक्टर नीतल मैम ने लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है. मुझे पिताजी. अब सोचो 10 साल की बच्ची जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, 3 साल हो गए, तो लगभग 6-7 साल की से वो उसके पिताजी की डेथ का सदमा अभी तक लेके चल रहे, और घर वालों को पता ही नहीं बच्ची के साथ क्या हुआ. अब मैं सपोर्ट मेरी ग्रैंड मदर का लेती हूँ या फिर मम्मा का लेती हूँ. मम्मा घर पे नहीं रहती है. म्हणजे तो
होता तो वो गेला असं वाटतं. मैंने सवाल ये पूछा, सपोर्ट था वो गया क्या? तो सिंपैथी मेरे दिमाग में आ रही थी पर ग्रिप की वजह से निकल गई. फिर से मुझे सवाल पूछा बच्ची ने, सर मराठी, बाबा कोणाला म्हणू, और बच्ची अब रो पड़ी थी कि बाबा कोणाला म्हणू. और जब उसने गुस्सा दे दिया तो मुझे भी रोना आया और मैंने केस निपटाते हुए ली कि मैंने बोला नहीं, अब ज्यादा रुलाने से बेनिफिट नहीं है, और मैंने केस को आप ही ले लिया. और सवाल ये था पिताजी उसको, अब वो एग्जैक्टली बता रहे कि बाबा पिताजी मई में गए थे. तुला एवढं परफेक्ट कसं काय? मैंने सवाल पूछा, तुझे इतना परफेक्ट कैसे पता है? मग तुला कोणी हिनावलं होतं का? मैं अभी आजू बाजू में बोलने लगा हूँ कि स्कूल में क्या होता है कि पेरेंट्स मीटिंग रहती है, पिताजी को बुलाओ, इसको बुलाओ, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो सवाल ये था, तुझ्या आई बाबांना काय करायचं? तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तेरी मम्मी देखेंगी तुझे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वो टेंशन ले रहे. और ऐसा करके वो बच्चे को मैंने शांत कर दिया. और मैंने पूछा, और किसी का टेंशन लेता क्या? और दिस विल बी एंड केस हिस्ट्री आई एम विल बी स्टॉप, बिकॉज बच्ची रो पड़ी थी और मेरे भी इसमें आंसू आ रहे थे. तो उसका सेंटेंस एक ही था मेरे लिए, मराठी में एक सेंटेंस था उसका, सांगा डॉक्टर बाबा कोणाला म्हणू. हिंदी में था, बोलिए सर जी कि मैं पप्पा किसको बोलूं, मुझे पप्पा बोला. देखो उसका टिप और वीपिंग को कंट्रोल कर रही. यहां से मेरा इग्निशिया खत्म हो गया. डॉटर और इसका जब रिलेशन आता है ना, तो आंखों में आंसू आने से नहीं रुकते हैं. एक बताता हूं मैं, एक शेर, रिस्पेक्टेड एक बढ़िया शेर था, कुछ भी सहन नहीं आता, कुछ भी कहना नहीं आया, मुझे पापा तुम्हारे बिना अभी रहना नहीं आया. कुछ भी सहन नहीं आता, कुछ भी कहना नहीं आता, मुझे पापा तुम्हारे बिना अभी रहना नहीं आता. सोचो, 3 साल के पहले डेथ हो गई, 10 साल की बच्ची, और 3 जब भी एक्यूट एब्डोमेन पेन इन एब्डोमेन होता तो भी बच्ची मुझे बोल रही कि मेरे पापा रहते थे. इतनी डीप उसको हर्ट हुआ है, इतना डीप ग्रिप है, और वो भी 10 साल की बच्चे का, जो उसके मम्मा को पता नहीं है. तो ये बंदी कितनी सिक्योरिटी होगी, कितना इमोशन दबा के बैठी होगी, एब्डोमेन में कितना ब्लीडिंग हुआ होगा, एब्डोमेन में एसाइटिस कितना हुआ. अगर ओल्ड एज लेडी रहती थी तो सोचो एसाइटिस कितना हुआ होता. पेट, उसमें पेट में पानी पूरा इन्फेक्शन, क्योंकि उसका जो बॉन्डिंग था वो कहाँ गया था. दिस विल बी द केस. ये केस का फेल था. तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ. आज मैं भी थोड़ा इमोशनल हो चुका हूँ. तो दिस विल बी एंड डॉटर एंड फादर रिलेशनशिप. बहुत लोगों ने बढ़िया एक्सप्लेन किया. अब हुआ क्या, मैं किसी को आज पूछूंगा नहीं तो फिर कोई बंदा रो देगा, तो मैं किसी को पूछूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लेता हूँ. आज बाद में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बहुत इसको. एक स्क्रीनशॉट आ रहा, जैसे जैसे मैं आगे चल रहा था ना, तो मैंने भी आपके जैसे सोचना चालू किया. जैसे पहले फर्स्ट 5 मिनट में आप लोगों ने जो सोचा ना, रिस्पेक्टेड डॉक्टर, तो देखो सिंपल से मैं रूब्रिक निकाले थे. डार्कनेस एग्रीवेट, एलिमेंट फ्रॉम ट्रेस, आप लोगों ने भी लिया. क्लिंजिंग चिल्ड्रन इन मदर चाइल्ड क्लीव टू, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, बेल पास्ट डिसएग्रीएबल. इनके मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग टैलेंटेड हो, आप सभी ने लिया. हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रॉपर्ली. इंटेलिजेंट थी कि मम्मा को नहीं बता रही थी और खुद सहन कर रही थी, ऐसी लेडी थी. एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ. डिजायर, फुल डिजायर, unattainable things, desire for beginning to be sick in children, fastidious. अब ये जो मैं केस को डील कर रहा था ना, तो मेरे सामने आपकी जैसी मेडिसिन आ रही, लाइको, नाइट्रोमोर, कल्केरिया, पल्सिटिला, प्लेटिना, इग्नेशिया, लैकेसिस ओपे. देखो यहाँ पे इग्नेशिया है, मोरल वाली बंदी बैठी हुई है यहाँ पे. मुझे भी कहा तो भी लगा कि इग्नेशिया है, पर इग्नेशिया यार रो देती थी. लाइको दूर दूर तक नहीं थी. नाइट्रोमोर साइलेंट ग्रिप में तो है, पर नाइट्रोमोर किसी का हाथ पकड़ के
खुद को एक्सप्रेस कर देती थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था यार मैं गलत कहाँ पे हो रहा। यहाँ पे मैंने 12 रूब्रिक लिए पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने 6 मिनट पे मैंने और एक क्लियर करने का कोशिश किया। यहाँ पे फेगनिंग टू बेसिक लिया मैंने, फेगनिंग टू बेसिक इन चिल्ड्रन लिया कि भाई कहा तो भी मेडिसिन गलत ना। पर मैंने 5th मिनट में मैंने बोला ना कि नहीं बच्ची झूठ नहीं बोल रही थी, ये फेगनिंग नहीं था। यहाँ पे मुझे कुछ तो भी कंफर्म करना था बार बार कि मेरी तो नहीं गलती हो रही। फेगनिंग शिट में अगर मैं जाऊं तो ओपीएम तो नहीं है यार, ये शेपिया तो नहीं है, ये पैथेटिक वाली, ये मैं सोचने में बैठा। पर नहीं, ये मेडिसिन ऐसी नहीं थी। मेरे पास रूब्रिक क्या था कि जो मैं ये 12 में से मैं जो ये 12 आपने भी लिए तो मैं कंफर्म कर पाऊं कि ये बच्चे का बॉन्ड कहाँ है, बॉन्ड कहाँ है। तो मुझे यहाँ पे बॉन्ड ख्याल में आया कि इसके फादर की डेथ हुई। तो कहा, और बच्ची का सेंटेंस ये था, सांगा डॉक्टर मी बाबा कोणाला म्हणू, मला बाबा पाहिजे। अभी भी 3 साल होने के बाद वो बच्ची बोल रही कि जब दर्द होता है तो पिताजी की याद आती है। 3 साल बाद सोचो, 10 साल की लड़की, कितना ग्रिप होगा, कितना होगा। दैट विल बी एन रूब्रिक ऑफ एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। ये मेरा कंफर्म था, 100% श्योर, 100%। फिर मुझे रूब्रिक ऐसा चुनना था ये 20 में से जो मुझे बॉन्डिंग दे, वो पिताजी का बॉन्डिंग दे। दैट विल बी एन द रूब्रिक ऑफ द डिजायर, फुल ऑफ डिजायर। इच्छाएं फुल है, फुल ऑफ डिजायर। ओके, 1 मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा और ये करता हूँ, आपके ख्याल में आ जाएगा। देखो यही 13 रूब्रिक पे हम चल रहे थे। पहला रूब्रिक मेरा कंफर्म था, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पिताजी की डेथ हो गई। यहाँ से इसका प्रॉब्लम चालू हुआ 3 साल से, जो इसने बताया नहीं, जो अभी बढ़ते हुए आ रहा। दूसरा रूब्रिक मेरा कंफर्म था, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, यानी अंदर से इच्छा शक्ति कि मुझे होना, कौन होना, डिजायर फॉर अनअटेनेबल थिंग्स, ऐसी चीज होना जो हम नहीं दे सकते, जो प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, जो मेरी माँ मुझे नहीं दे सकती। मुझे पिताजी होना जिनकी डेथ 3 साल पहले हुई और उनका ग्रीप मैं अभी तक लेके चल रही हूँ। दैट विल बी एन द अनअटेनेबल। मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ और मुझे मिल भी नहीं सकता है, ऐसी चीज होना जो हमारे रिस्पेक्टेड ऑथर ने बढ़िया पैकी वर्ड लिया। नहीं तो ये रूब्रिक ऐसा था, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, न्यू थिंग डिजायर। नहीं, यहाँ पे अनअटेनेबल डाला। उसका ग्रिप सोचो, उसका इमोशन सोचो, वो बच्चे का, वो बच्ची बोल रही कि 3 साल पहले डेथ हुई, अब भी पेन होता है मुझे मेरे पिताजी का। तो ये मेरा रूब्रिक कंफर्म हुआ। इसमें रडार में 7 ही मेडिसिन थी, 7 ही मेडिसिन थी। फिर मैंने ये सोचा कि मेरी गलती ना हो, इसलिए मैंने ये रडार ऑफ से किया, सिंथेसिस को खोला, वहां से भी मेडिसिन निकाल के देखे कंप्लीट डायनेमिक से, और उसका चार्ट बना के रखा कि नहीं ये 3 मेडिसिन में मुझे चलना है अभी। बस मैंने बाकी छोड़ दिया, ना इग्निशिया, ना नाइट्रोमोर, ना सेपिया, ना पल्सेटिला, ना कैलेंटुला। अब मुझे सवाल ये था कि यार ओपीएम है, मैग्मोर है, या फिर कल्केरिया सिलिकेटा है। यार कल्केरिया सिलिकेटा इसलिए लग रही थी कि हार्ड वर्कर है। बच्ची बोल रही थी कि मुझे दर्द हुआ तो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, पर सिलिकेटा का पिक्चर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कहाँ पे भी ऑब्स्टिनेट नहीं थी, कहाँ पे भी हॉटीनेस नहीं था। मुझे ऑब्स्टिनेट यहाँ पे लेना था, या फिर हॉटी मुझे यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था कि वो जो बच्ची रो नहीं रही कि मुझे मेरे पिताजी चाहिए, यहाँ पे भी वो उठका दे ऐसी बोल के कंट्रोल कर रही। वो सिलिकेटा कैसा होगा यार? हो भी सकता है मैंने गलत नहीं लिया होगा, तो हो भी सकता है, इसलिए मैंने Incoming voice call from +919436. तो सवाल ये था कि ये 3 में से मेडिसिन कौन सी है, अब मुझे ढूंढना था जो मुझे बॉन्डिंग दे सके। ओपीएम में यहाँ तक नहीं कंफर्म कर पा रहा था कि ओपीएम क्यों नहीं। ओपीएम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मेरी से गलती तो नहीं हो रही ओपीएम से, फेगनिंग तो नहीं कर रहा। तो मैं बार बार उसको पूछ रहा कि यार सही में कभी कभी कैसा है, बच्ची की केस ले रही, हम 10 साल की बच्ची है, हमें नहीं पता रहता है। पर मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा था कि ये फेगनिंग तो नहीं कर रही यार। पर मुझे ये सवाल आ रहा था कि सोनोग्राफी में तो कुछ तो बताती, 3 साल में कुछ तो होता था। तो नहीं, 3 साल में उसको जो प्यार मिला, इमोशन मिला,
उसकी वजह से पैथोलॉजी में भी डेवलप नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने एसाइटिस का वर्ड यूज किया कि अगर ये 40-45 या फिर अब दो होती थी और बॉन्डिंग होता था तो ये हम इसमें चले जाते, दो हंसों का जोड़ा उसमें चले जाते, पर यहाँ पे दो हंसों का जोड़ा नहीं था। हमने वहां पर भी वो मेडिसिन डाल दी, दो हंसों का जोड़ा, यानी दो लवर बर्ड में जो प्यार रहता उसको आप फादर और डॉटर के प्यार से कंपेयर कर ही नहीं सकते। जो प्यूरिटी फादर एंड डॉटर के प्यार की अलग है और दो हंसों के जोड़े की प्यूरिटी अलग है, कहां पे भी रिलेशन नहीं आएगा। इसलिए ये गलती कभी मत करना दो रिलेशनशिप में। तो फेंकने की वजह से मेरे दिमाग में से ओपिनियन निकल गया। कल्केरिया सिलिकेटा मुझे लग रहा था, पर कल्केरिया सिलिकेटा ऐसा नहीं लग रहा कि, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इतनी मुझे नहीं लगी कल्केरिया सिलिकेटा की। तो फिर मुझे करना क्या था, तो मैं इसके आगे मुझे जाना था। तो मैंने फिर से और सोचा कि इसके आगे अगर मैं जाऊं तो मेरी मेडिसिन कैसे निकलेगी, ये मेरा सवाल था। तो मैं और एक सोचा, मैंने आप जैसा ही सोचा, मैं भी सिंपल सोचता हूं। तो मैंने जब सोचा फिर से कि गलती ना हो, केस में गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि अगर एक फिर से सर्जन के पास जाएगी तो स्लीपिंग पिल के साथ इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर से मैंने सोचा कि छोड़ो ये रूब्रिक, छोड़ दो, हमें ये नहीं लेना। फिर मैं क्या लूं, क्लिंजिंग चिल्ड्रेन चाइल्ड क्लीन्स टू द मदर, जहां पे मैंने पल्सेटिला सोचा था। फिर से मैं वहां पे आया, ग्रिप साइलेंट, जहां मैंने लिया, मैंने ब्रॉड रूब्रिक लिए कि मेरी गलती से भी गलती ना हो। और रिजर्व, अरे रो, इमोशन को बाहर निकाल यार, तू छोटी बच्ची है, तू रो ना। तो नहीं, तो ये तीन में से मेरे सामने नाइट्रम, जेल्सिमिन, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, लाइको, मैग्मूर और सेपिया। फिर मेरा दिमाग खटका कि मैं अगर कॉमन रूब्रिक से जाता हूं जहां पे मुझे कल्केरिया सिलिकेटा मिली नहीं यहाँ पे ये चार्ट में, तो मेरा ये कंफर्म हुआ था कि दैट विल बी एन मैग्मूर। यहाँ पे मेरा कंफर्म हुआ था कि ये मेडिसिन मैग्मूर ही है, कल्केरिया सिलिकेटा नहीं है, या फिर ओपियम फेंकनिंग की वजह से नहीं है। यहां तक मैंने कंफर्म कर लिया था मैग्मूर है। पर सही में अगर मैग्मूर है तो बाकी के सिम्टम भी तो मैच होने चाहिए ना इसके हिस्ट्री के साथ, वो भी तो देखने पड़ेंगे ना हमें। वो हम देख लेते हैं मैग्मूर कैसा मैच होगा। फिर एलिमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब मैं मैग्मूर को सोचता था कि आगे कैसा होगा। अब उसका जो बॉन्डिंग था ना, जो हम सिम्पाइटम लेते, सिम्पाइटम फ्रैक्चर तक है, इग्निशिया ग्रिप तक है, साइलेंट ग्रिप तक है, नाइट्रम मूर उसके आगे थोड़ा बहुत रो देगा। ये बंदा इमोशन को 3 साल से 10 साल, सॉरी 6-7 साल से 3 साल तक के लिए दबा के रखा हुआ ऐसा बंदा होना, दैट विल बी एन एलिमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। जो मेरे पिताजी को मैंने देखा, जिसको ये हार्ट अटैक बोल रही थी, तो दैट विल बी एन सुसाइडल। अब सोचो आप, 6 साल के लड़की को जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी उसको हार्ट अटैक और सुसाइड किया हुआ बंदा दिखेगा नहीं गया। सोचो आपकी उसकी क्या चेंजेस हो रहे। दैट विल बी एन ट्रॉमा, एलिमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। फैंसीज एक्सॉल्टेशन, काल्पनिक। मैंने पूछा उसको कि आप पिताजी से बात करते हो क्या? नहीं, मैं पिताजी से बात नहीं करती, पिताजी मुझे दिखते नहीं, पर पेट दर्द हुआ तो पिताजी की याद आती है। अब सोचो ये कितने काल्पनिक में जाती होगी कि मेरे पास मेरे पिताजी खड़े हैं, मेरे पास मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, तो भी दर्द कम नहीं होगा। दैट विल बी एन फैंसीज। लव लैकिंग लव इन वंस लाइफ, प्यार ही नहीं, पिताजी का इमोशन ही नहीं। कोई भी चीज जब यहाँ पे क्रैक होती है ना, दिमाग में सेंसिटिविटी आती है ना, तो पहले पेट में कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है, मे बी स्टमक, मे बी एब्डोमेन। स्टमक में होता है, पर बच्चे का जैसे जैसे ग्रिप निकल रहा, तो मे बी इसमें एब्डोमेन में हुआ, मे बी, क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पा रही थी, छोटी बच्ची थी, कि स्टमक में हो रहा कि एब्डोमेन में हो रहा करके। तो लव लैकिंग लव इन लाइफ वंस लाइफ, इसमें मैग्मूर है, इसमें सेपिया भी है, इग्नेशिया भी है, इसका डिफरेंस है। एलिमेंट फ्रॉम सिंगल पेरेंट सिंड्रोम की, सिंगल पेरेंट सिंड्रोम 32 मेडिसिन के साथ बैठे हुए मैग्मूर। सिंगल पेरेंट है। आजकल के लाइफ में कितने तो भी सिंगल पेरेंट रहते, मम्मी नहीं रहती, पापा नहीं रहता, फलाना फलाना फलाना,
और हम मैगमूर को सिंगल पेरेंट चिल्ड्रन से ऑर्फन तक लेके चले जाते हैं, क्योंकि मैगमूर की कंडीशन ऐसी रहती है कि जहाँ पे अटैचमेंट रहता ना तो वहां पे वो डिटैच हो जाती है। सिंगल पेरेंट सपोर्ट देगा तो कहां तक देगा? अगर वो मैगमूर कन्वर्ट होता तो मे बी इग्नेशिया में कन्वर्ट होता था सिंगल पेरेंट, उसकी मम्मी अगर माँ का और बाप का प्यार देता था, प्यार देती थी, तो मे बी ऐसा नहीं होता था। पर हो सकता है कि उसको भी घर गृहस्थी चलानी है अपनी। आप सोच सकते हो कि एक लड़की 10 साल की उम्र, 3 साल के पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई, वो अपने पिताजी के घर रिटर्न आई, तो उसको भी तो घर चलाना है ना यार। तो सोचो आप कि वो बच्चे को संभाले, घर गृहस्थी संभाले। मे हो सकता है कि उसके नाना नानी मामा मामी सपोर्ट कर रहे, पर उसको भी तो है ना। तो ये बच्चे पे ध्यान कौन दे रहा है? इसलिए ये सिंगल पेरेंट सिंड्रोम में मैगमूर में बैठा हुआ है। मूड इज इक्वल टू मदर, पर वो दोनों प्यार नहीं दे पाए। फैंसिस ऑन द रीडिंग। अब फैंसिस एक्सॉल्टेशन यानी काल्पनिक दुनिया में जीतने वाला। अब यहाँ पे फैंसिस ऑन द रीडिंग, ऑन द रीडिंग जब मैं मेरी कैसा रहता है, एपीजे अब्दुल कलाम की यानी मैं मेरे जिंदगी में क्या हुआ वो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं पढ़ूंगा, उसको रीड करूंगा, तो मुझे उसकी पूरी लाइफस्टाइल पता चलेगी कि हाँ ये बंदे ने फलाना फलाना किया, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ऐसा ऐसा किया। माननीय अब मोदी जी भी अपना वृत्तांत लिखेंगे कि मैंने ऐसा ऐसा किया, और हम जब पढ़ेंगे तो हम उसको रीड करके उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे। यहाँ पे वो बच्चे फैंसीज ऑन रीडिंग, काल्पनिक दुनिया में रीड कर रहे कि मेरे पिताजी मेरे पास है, और ओनली 3 मेडिसिन दी हुए रेड ड्रॉप्स ने, ओनली 3 मेडिसिन, फैंसीज ऑन रीडिंग। यानी सोचो कितने डीप ग्रिप में, कितने डीप सरो में। ग्रिप विद डायबिटीज, सवाल ही नहीं। सिंगल पेरेंट सिंड्रोम है, सिंगल पेरेंट है, मुझे प्यार ही नहीं मिला, कहाँ मिलेगी मुझे शुगर? दैट विल बी इन द ग्रिप विद डायबिटीज, नॉट इन इग्नेशिया। इग्नेशिया में है, नाइट्रोमूर में नहीं है ग्रिप विद डायबिटीज, क्योंकि इग्नेशिया डायबिटीज के आगे थ्रो द थिंग्स, वो आगे जाके इमोशन फेंक देती है। इग्नेशिया थ्रो आउट बोल देती है, आगे वाले का पूरा कपड़ा उतार के बोलती है इग्नेशिया। इग्नेशिया शुरू में डायबिटीज तक है, पर मैगमूर कंप्लीटली चलते हैं ग्रिप विद डायबिटीज। सोचो, डायबिटीज मलाइटस, पैंक्रिया स्टमक को अफेक्ट किया, एब्डोमेन को अफेक्ट किया, अब उसने पैंक्रिया को भी अफेक्ट करना चालू कर दिया। बेड इन बेड एग्रीवेट, किसको अपना बेड अच्छा नहीं लगता है? मुझे मेरा बेड क्यों नहीं अच्छा लगने लगा? पर मेरे पास बेड पर सोने के लिए है कौन? तो मेरी मामा की लड़की, मेरे फादर है ही नहीं। जो मुझे सहलाते थे वो कभी मेरे साथ रहे ही नहीं। दैट विल बी एन बेड इन बेड एग्रीवेट। तो सोचो आप क्या कथा रही होगी ये लेडीज की, क्या क्या कंडीशन हुई होगी ये बच्चे की। तो दैट विल बी एन द मैगमूर। अब एक केस को मैंने 200 दिया था, 200 से बढ़िया पैकी रिजल्ट आया है ये बच्चे को। मैंने उनको बोला कि आप में अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपको सोनोग्राफी करनी पड़ेगी फिर से, पर सोनोग्राफी करने का काम नहीं किया। सडनली एक एक्यूट एब्डोमेन का पेन हुआ था उसको। तो मैं सही में बोलता हूँ, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये प्रेग्निंग कर रही क्या, तो ओपीएम एसओएस में रखा था, तो उसने ओपीएम लिया था, उससे रिलीफ आया। पर मैगमूर 200 इतना वर्क नहीं किया। मैगमूर 1M जैसे वो लेडी बच्चे को गई, बच्चे फिट एंड फाइन, नो इमोशन, नो थर्ड फॉलोअप में उसने बच्चे ने ना फादर का कुछ बोला ना कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे साथ हंसी बढ़िया पैकी, रोई तो नहीं पर बढ़िया पैकी हंसी। दैट विल बी एन द ग्रिप, दैट विल बी एन द बॉन्डिंग, दैट विल बी एन डीप सॉरो ऑफ मैगमूर। ओके, दिस विल बी द केस। अब बोलो आप, किसी को कुछ बोलना होगा तो बोलिए। चलो बोलो यार फटाफट, अभी कुछ पूछना है बोलना है तो बोलो। चलो निकलो, ग्रिप से बाहर निकलो यार। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? पूछो पूछो, अभी पूछो। सब अभी तक ग्रिप में हो क्या? मैगमूर के बाहर आ जाओ अभी। चलो हेलो,
बढ़िया केस है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। केस समझ में आया क्या तुषार सर? पहले ना हाँ, केस समझ में आया, स्टार्टिंग से अटेंड किया, डीप लेवल तक समझ में आया सर, बहुत बढ़िया केस। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, केस के पेशेंट के कपड़े खुद पहनो। बच्चे है तो बच्चे को समझो कि मैं बच्ची हूँ, ये बच्ची क्या करेगी। आपको एक केस में रोना आने को होना था, आपने एक केस में बोलने को होना था डॉक्टर नीतल मैम को कि मैम हमें रोना आ रहा है ये केस देख के, तो जाके आप केस को क्रैक कर पाते थे यार। पर आप लोगों में से किसी ने बोलने बोला, 2 सेंटेंस लेते हो, 2 सेंटेंस पे दवाई देते हो। हम होम्योपैथी के कहा तो भी ऊपर 4 है। मैंने आप लोगों को कंटिन्यू लाते 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 वैनिला, लैक्टोमेनम, ओपियम और आज मैकबुक, मैं एक एक स्टेज लेके चल रहा हूँ। आपको कितना डीप में सोचना है हमें कि हमें वो बच्चे के कपड़े पहनो। आप सोचो 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे डॉक्टर को आके बोलते हैं डॉक्टर ये बाप होना ना होना, सोचो आप कितना बोलेंगे। छोड़ो, मैं अभी वो ग्रिप में फिर से नहीं लेके जाना चाहता हूँ आपको, सॉरी। पेशेंट को रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें, वो 10 साल की बच्ची हो, 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की बच्ची, ये मेल फीमेल हो, प्लीज रिस्पेक्ट टू द पेशेंट। आप अगर रिस्पेक्ट दोगे ना पेशेंट को, तो पेशेंट आपको बोल पाएगा। उसकी मदर आपको होना पड़ेगा। जो ग्रिप उसने उसके मदर को नहीं बोला, वो उसके डॉक्टर को बोला। तो सोचो केस टेकिंग कितनी डीप में लेनी है हमें, कितना आपको फ्रैंकली पूछना पड़ेगा, वो भी 10 साल के बच्चे से। जब मैंने उनके मम्मी को बोला ना कि ये बच्चे ऐसे ऐसे बोल रहे, तो उसकी मम्मी धो रो पड़ी मेरे सामने। तो उसको इग्निशिया 200 दिया था मैंने कि आप ले लो इग्निशिया। सर इसके पेमेंट, मैंने बोला ले लो आप, हो जाओगे कवर। तो वो इग्निशिया, पर उसने इग्निशिया होने की वजह से उसने बच्चे को बढ़िया कंट्रोल किया था। तो दैट विल बी ए मैन। ओके, केस को समझ आया क्या? पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छे तरफ से आया सर, बहुत अच्छे से आया सर, बहुत अच्छे से। क्रैक करोगे अभी मैगमूर? यस सर। कर पाओगे? ओके ओके, बढ़िया भाई, अच्छी बात है। केस बढ़िया थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सर ग्रीफ विथ डायबिटीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ग्रीफ विथ डायबिटीज हो गया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, उसके इसमें जाना है। ग्रीफ रूब्रिक कैसा है? ग्रीफ विथ डायबिटीज, ओनली 3 मेडिसिन, ओनली 3 मेडिसिन। हम जनरली क्या करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस इज एन पैथोलॉजिकल डिसीज, इंसुलिन डिफिशियंसी एंड इंजेक्टेबल एंड समथिंग फलाना फलाना, और हमने लिख दिया पैथोलॉजिकल। नहीं, डायबिटीज होता क्या है? सिंपल वर्ड में हमारे डॉक्टर मास्टर हैनीमन साहब ने 286 के 281 में समथिंग लिखा हुआ है, क्रोनिक डिसीज में लिखा हुआ है। डायबिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है डॉक्टर केंट साहब ने भी, क्रोनिक डिसीज में डॉक्टर केंट साहब ने भी एक्सप्लेन किया हुआ। प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, प्यार, मम्मी पापा का प्यार, मम्मी पापा फादर का प्यार। डायबिटीज को सिर्फ प्यार से जोड़ो। हमारी रेपर्टरी मॉर्बिड है, यहाँ पे डायबिटीज को मॉर्बिड लिया हुआ। मुझे प्यार नहीं लिया। ग्रीफ विथ डायबिटीज, डायबिटीज होने के बाद हमारा पैंक्रिया वर्क ही नहीं करता है। हमारा इंसुलिन सिक्रेटिन, जहाँ पे ग्लूकोज मिलने को होना, जहाँ पे इंसुलिन की लेवल और ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल होने के होना, वहां पे यहाँ पे वो स्टमक के बाद, सॉरी होल एब्डोमेन लेंगे अपन, स्टमक एब्डोमेन के बाद उसका सिक्रीशन ही हो नहीं पा रहा, पैंक्रिया उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। आप अगर जाओगे ना तो मैगमूर आपको एसाइटिस में मिलेगा। देखो आप फिजिकल में जाके देखो, मैगमूर एब्डोमेन पेन एसाइटिस में, और एसाइटिस के डॉक्टर बोरिक ने बढ़िया मेडिसिन दी हुई मैगमूर को, क्योंकि वहां जो सिक्रीशन होना था ना वो हो ही नहीं रहा है बच्चे में। ये बच्चे का यही सोचना था, मैं तो सिंगल पेरेंट सिंड्रोम थी, मुझे प्यार कहाँ मिला। अच्छा प्यार नहीं मिला तो नहीं मिला, पर तेरे पास सिंगल पेरेंट सिंड्रोम होने के बाद तू सिंगल थी ना, तेरे पास मम्मी थी ना, मम्मी से प्यार लेना। हम एक किडनी पे जैसे चल सकते हैं, तो आज की दुनिया पे हम एक सिंगल पेरेंट पे, लव एंड रिलेशनशिप का जमाना आ चुका है, तो हम सिंगल पेरेंट पे चल सकते ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं। वो बच्ची बार बार बोल रही, डॉक्टर साहब मैं पिताजी किसको बोलूं, ये भी 3 साल से। तो प्रोलॉन्ग है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है इंटेस्टाइन पे, कंटिन्यू ग्रिप आ रही है कि क्या करूं विद डायबिटीज। मुझे प्यार का अंत ही नहीं मिला, पूरा प्यार
ड्राई होगा। सर समझ में आया सूर्य सर? मैं अगर आगे बोलूं तो आप रो दोगे। जी सर। हाँ, इसको इतना डिप नहीं देना तो समझ। ओके चलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैग्मूर आप समझिए, फिर से पढ़िए, कुछ हेल्प लगी तो अशोक सर है हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर है, वो आपकी हेल्प करेंगे। मैं थोड़ा वेबिनार के बारे में बोल दूं। एचएचएस अध्ययन 15 मैं खुद लेने वाला हूँ। मेरे साथ रिस्पेक्टेड डॉक्टर संदीप सर है, हमारे मास्टर डॉक्टर अशोक सर है, कभी आते नहीं है पर मैंने लाया उनको कि भाई चलो आप भी चलो, एक बार हमारे साथ पढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं 16 तारीख को आऊंगा, 14 तारीख को संदीप सर आएंगे और मेरा ये जो है टॉपिक है मैजिक ऑफ रेपर्टरी। मुझे यही आप लोगों को बताना है कि मैंने अगर जो शुरू के मेरे 10 रेपर्टरी ली, 10 रूब्रिक लिए और उस पर से लूंगा तो मैं इग्निशिया, नाइट्रोमोल, लाइकोपोडियम, स्टेपिसैक्रिया, सेपिया, इसके आगे जाऊंगा ही नहीं। रेपर्टरी इज द मैजिक। आपको सोचना है कि कैसा करना है। रडार ऑप्स ने एक कदम आगे चल के इतना फिल्टर किया उसको कि एक एक मेडिसिन को चुन चुन के लिखा हुआ है, एक एक मेडिसिन को पढ़ ये करके लिखा हुआ है कि सोच समझ के लिखा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, मैंने जहां तक पढ़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एनरोल करो। किसी को अगर पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक तो मेरे से बात कीजिए, अगर किसी को पढ़ना है और मेरे पास पेमेंट नहीं कि मैं पेमेंट कर पाऊँ, एक तो मेरे से बात कीजिए या फिर डॉक्टर अशोक सर से बात कीजिए, वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर को हम तो भी लेंगे। पेमेंट मैं पेड कर दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो फिर रुकते हैं आगे। थैंक यू।